जनसंख्या के घनत्व को मापने के लिए एक सूत्र का सहारा लिया जाता है। असल में जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र की जो संपूर्ण जनसंख्या होती है एवं उस क्षेत्र का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, यानी कुल जनसंख्या और उस भूमि के कुल क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है, उसी को हम जनसंख्या घनत्व के रूप में जानते हैं। इसकी माप जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो कुल लोगों की संख्या होती है उसके रूप में की जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जो जनसंख्या घनत्व को आंकने के लिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है और जो प्राप्त होता है वह उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होता है। उदाहरण के तौर पे आप भारत की जनसंख्या को और भारत की जनसंख्या के घनत्व को अगर समझने का प्रयास करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ के आसपास यानी 12,109.4 लाख के आसपास जनसंख्या थी। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें भारत के तो ये लगभग 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें यह ध्यान रखना होगा भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, परंतु वर्तमान में चीन एवं पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे क्षेत्र अवैध कब्जे के रूप में रखे गए हैं उनको हम इस क्षेत्रफल में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार और कुल क्षेत्रफल को एक दूसरे से भाग दें तो हमें जो अंक प्राप्त होता है वो 382 है, जो कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व को मापना बहुत ही सरल है। कुल जनसंख्या जो होती है उसमें उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है, जो प्राप्त होगा वो जनसंख्या घनत्व होगा। इसमें हम प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग हैं इसको हम जान पाते हैं। जनसंख्या घनत्व के इस तरह के माप की जो विधि होती है इसे हम अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व के नाम से भी जानते हैं। एक और भी जिसे हम कायिक या पोषक घनत्व कहते हैं, यह आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए और खासकर जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनको ये जानना चाहिए। कायिक या पोषक घनत्व जो होता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि से भाग दिया जाता है, यानी कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का जो अनुपात होता है वही असल में कायिक घनत्व होता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, कुल कृषि योग्य भूमि जो हम कहते हैं इसका अर्थ ये है कि इसमें जंगल, मरुस्थल, पर्वत, पठार ये जो भूमि है इसमें शामिल नहीं है। कुल कृषि योग्य भूमि यानी ऐसी भूमि जिस पर लगातार खेती का कार्य, कृषि का कार्य किया जाता हो, उसे हम कुल कृषि योग्य भूमि के रूप में जानते हैं। कायिक घनत्व से हमें जो जानकारी मिलती है वो कृषि भूमि के प्रति वर्ग किलोमीटर पर कुल कितने लोग अपनी आजीविका के लिए, जीवन के लिए निर्भर करते हैं, इसकी हमें जानकारी मिल पाती है। और साथ ही कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है इसको भी हम जान पाते हैं। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम ये तरीका भी अपनाते हैं। घनत्व मापने के लिए इसका भी जो सूत्र है अंकगणितीय सूत्र जैसा ही है। इसमें कुल जनसंख्या से कुल कृषि क्षेत्र को भाग दे दी जाती है, परंतु जनसंख्या का जो अंकगणितीय घनत्व है ये सबसे सरल विधि है जिसका हम लोगों ने अभी पीछे चर्चा किया। और जो भी जनसंख्या शास्त्री हैं, जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, वो जनसंख्या के अंकगणितीय घनत्व यानी जो सामान्य जनसंख्या घनत्व का तरीका है जानने का, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से दो आपको जनसंख्या घनत्व जानने के तरीके हैं। विश्व में जनसंख्या के घनत्व के संबंध में अगर चर्चा करें तो हम विश्व में जनसंख्या के घनत्व को 3 भाग में बांट सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जो सघन घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो विरल घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो एक एक कर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। सघन घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, आप मानचित्र है यहाँ देख सकते हैं। जो छात्र ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हें विश्व के मानचित्र से परिचित होना अति आवश्यक है, क्योंकि
बहुत सारी बातें आपको मानचित्र का अगर आपको समझ है तो समझने में आपको आसानी होती है। तो आइए देखें सघन घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं विश्व में वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ये उत्तर पूर्वी भाग हिस्सा है। ये हिस्सा जो है ये सघन घनत्व वाले क्षेत्र हैं। सघन घनत्व वाले जब हम क्षेत्र कहते हैं इसका अर्थ ये होता है कि लगभग 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसी प्रकार दूसरा जो सघन घनत्व वाला हिस्सा है यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो सघन घनत्व क्षेत्र में आता है। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये यूरोप महादेश है। इसमें उसका जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है आप देख सकते हैं ये जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये हिस्से ये आपको उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये आपका सघन घनत्व वाला क्षेत्र है। उसी तरह से दक्षिणी एशिया, आप दक्षिणी एशिया में भारत को देख रहे हैं ये सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। उसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया ये आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। उसी तरह आपका पूर्वी एशिया ये आपके पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। तो ये जो हिस्से हैं ये दुनिया में सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। अगर हम विरल घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आपके जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट हैं ये पूरे इलाके आप देख सकते हैं ये इलाके ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो निकट हैं ये इलाके ये आपको ये जो इलाका है ये इलाके आपको विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ आपको जनसंख्या का घनत्व 1 या 2 मिलता है यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 1 या 2 व्यक्ति। उसी प्रकार अत्यधिक उष्ण और शीत जो मरुस्थल है उन इलाकों में भी जनसंख्या का जो घनत्व है वो काफी कम पाया जाता है। ये आप मरुस्थलीय इलाका देख सकते हैं यहाँ इस इलाके में ये सब जो इलाके हैं इसमें आपको जो जनसंख्या का घनत्व है काफी कम या विरल पाया जाता है। उसी तरह जो आपको विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के निकट जो अत्यधिक वर्षा वाले ये विषुवत रेखा के निकट जो आपको अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी हम देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इन क्षेत्रों में भी यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आबादी है वो कम पाई जाती है। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा जब हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं कहाँ ज्यादा है या कहाँ कम है तो आपको एक बिल्कुल कंसेप्ट आपका एक क्लियर होना चाहिए कि जनसंख्या जो हमें ज्यादा अगर कहीं वितरित है या घनत्व ज्यादा है इसका सीधा असर वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है। इस पर हम लोग अभी तुरंत चर्चा करेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब अगर के घनत्व के मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र के बारे में बात करें तो एशिया में जो आपका पश्चिमी चीन है ये आप देख सकते हैं ये आपका चीन का हिस्सा है, बहुत विशाल देश है, चीन का हिस्सा है। इसका जो आपका पश्चिमी हिस्सा है ये आप देख रहे हैं यहाँ ये हिस्सा ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र है। उसी तरह से आप भारत में आप देख सकते हैं जो दक्षिणी भारत है, आप इसके नीचे ये जो लाइन है इसके नीचे आप दक्षिण भारत देख सकते हैं। यहाँ जो ये सब ये कलर है ये हिस्सा आप ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। उसी तरह से यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन आदि देश हैं, ये जो हिस्से हैं ये आपके मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो आप इसमें मानचित्र में और अपनी किताब में भी आपको किताब में देखने से भी आपको समझ में आएगा, जो आपके पास किताब है उसमें मानचित्र दिए गए होंगे उसमें आप देखें और विश्व जनसंख्या घनत्व से संबंधित जो आपको मानचित्र हैं अलग अलग तरह के उनको आप अध्ययन करने का प्रयास करें और एक एटलस जरूर रखें। उससे आपको ये जो चीजें हैं समझने में काफी सहायता मिलेगी। एटलस का ज्ञान होना और एटलस का अध्ययन करना कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक है, वह आपके ज्ञान में समृद्धि करेगा। तो ये विश्व में जनसंख्या के घनत्व के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अर्थात सघन आबादी वाले क्षेत्र, विरल आबादी वाले क्षेत्र और उन दोनों के बीच में मध्यम आबादी वाले क्षेत्र। अब अगर हम चर्चा करें, मैंने आपको बताया कि आखिर ये जनसंख्या का जो वितरण है या जो घनत्व हमें कम या ज्यादा मिलता है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से वो कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपको इस प्रकार का
एक जो आपकी किताब में दिया गया है 3 महत्वपूर्ण जो कारण है, पहला आपका भौगोलिक कारण है, दूसरा आपका आर्थिक कारक है और तीसरा जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। आप भी इस प्रकार लिखने का प्रयास करें। ये मैंने जानबूझकर इस तरह का बनाया आपके लिए। आप इस तरह का अगर लिखने का प्रयास करें, आप अपना तरीका निकाल सकते हैं, आप खुद भी इनोवेटिव होइए। अगर इस तरह से कुछ आप करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो ये चीजें आपको लिखते लिखते और इस तरह से बनाते ही आपको याद हो जाएंगी। तो बहुत आसानी से ही मैं इसे लिख सकता था, परंतु ये दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, इस तरह से लिखने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब भी कभी इस तरह के जो आपको पॉइंट्स आए, किसी चीज के कारण क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, किसी चीज के परिणाम क्या है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारक होता है या कारण होता है और उससे संबंधित रिलेटेड जो है आपको कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो उन चीजों को अगर आप इस प्रकार से कुछ इनोवेटिव टाइप से लिखते हैं तो वो चीजें आपको याद रखने में सहूलियत होगी। मैं बार बार कहता हूँ, रट्टा नहीं मारिए। आप कुछ इस तरह का इनोवेटिव काम करेंगे, आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो आइए इन अलग अलग 3 जो महत्वपूर्ण हमारे कारक हैं, इनके संबंध में देखने का प्रयास करें कि ये कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारक में जो सबसे पहला है आपका जल की उपलब्धता। आप विदित हैं इस बात से, आपको जानकारी है इस बात की। हम लोग कहते भी हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में वो तमाम हिस्से, पृथ्वी पर वो तमाम भूभाग जहाँ पर जल काफी सुलभ रूप से इजी वे में उपलब्ध है, उन जगहों पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जहाँ जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ मरुस्थल होते हैं, आपने अभी जस्ट पीछे देखा, विरल आबादी वाले क्षेत्र में मरुस्थल भी आते हैं। तो उन इलाकों में चूंकि जल की उपलब्धता नहीं है, इस कारण वहाँ आबादी हमें कम दिखाई देती है। जहाँ जल की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ आबादी हमें अधिक दिखाई देती है। आप भारत से ही अंदाजा लगा लीजिए, मैदानी क्षेत्र में कई नदियां बारहमासी हैं और इन क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसी प्रकार अगर हम भू आकृति की बात करें, आप लोग उच्चावच के बारे में पढ़े होंगे। भू आकृति में उच्चावच अगर आप पढ़े हैं तो उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के आपको भूमि की आकृतियां मिलती हैं, पर्वत, पठार, मैदान। तो कहीं ना कहीं पर्वत और पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें जनसंख्या कम मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा मिलती है। इसके पीछे सीधा सा कारण है, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में कृषि के जो कार्य हैं वह करने में काफी कठिनाई है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इस कारण से जहाँ पर लोगों के निर्वहन के लिए, उन्हें जीवन जीने के लिए उपलब्ध दशाएं मौजूद होती हैं, वहाँ जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। उसी प्रकार अगर जलवायु की बात करें, अगर बहुत ही शीत जलवायु हो, बहुत ही उष्ण जलवायु हो, तो इस परिस्थिति में भी लोगों का रहना, लोगों का जीना कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। इसलिए सम जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ लोग आसानी से रह सकते हैं, उन इलाकों में, उन जलवायु वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अभी आपने पीछे देखा, विरल आबादी वाले क्षेत्रों में ध्रुवीय प्रदेश भी हैं, मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। ध्रुवीय प्रदेश जहाँ अत्यधिक शीत है, मरुस्थलों में जहाँ हमें वैसे तो मरुस्थल आपको ठंडा और गर्म दोनों होता है, लेकिन जहाँ ज्यादा उष्णता होती है उन इलाकों में लोग कम रहते हैं। तो जलवायु का भी हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। और जलवायु आपके कृषि से भी संबंधित होती है। आपके बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो भिन्न भिन्न जलवायु में होते हैं। तो इस कारण से जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रभाव होता है कि किस प्रकार की जलवायु में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनके जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। उसी प्रकार अगर मृदा की बात करें, आपको पता है हमारे जीवन का अभी भी अगर भारत का एक उदाहरण लें तो हमारे देश में अभी भी जो जनसंख्या है उसकी लगभग 60% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि के लिए मृदा अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना मृदा के कृषि का कार्य हो नहीं सकता है। तो जो कृषि के अनुकूल मृदा होती है वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वहां जनसंख्या का वितरण ज्यादा पाया जाता है। जहां मृदा अनुकूल नहीं होती है कृषि आदि के कार्यों के लिए, तो वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां पर वितरण कम होता है। उसी प्रकार अगर हम एक दूसरे कारण के बारे में बात करें, आर्थिक कारक, तो इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। पहला है आपका खनिज, मिनरल्स। खनिज जो है आपको पता है ये हमारे एक महत्वपूर्ण संसाधन है और
खनिजों की प्राप्ति से हम कई प्रकार के अन्य जो हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम संचालित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है उन क्षेत्रों में खनिज के उत्खनन कार्य से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, इस कारण से वहां पर लोगों का जो आवास है, आवासन है, वो ज्यादा होता है और जिन इलाकों में खनिज होते हैं वहां जनसंख्या वितरण ज्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार नगरीकरण, जिसे हम अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, नगरीकरण हमें पता है कि नगर जो होते हैं वहां पर कई प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा होती हैं, वो रोजी रोजगार वहां पर ज्यादा होते हैं, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर होती हैं, वहां शिक्षा की सुविधाएं, वहां यातायात की सुविधाएं बेहतर होती हैं। इस कारण नगरों में हमें जनसंख्या जो है वो ज्यादा मिलती है बनिस्पत ग्रामीण क्षेत्रों से। तो नगरीकरण, अगर बहुत ज्यादा नगरीकरण किसी इलाके में होते हैं, किसी क्षेत्र में, किसी देश में होते हैं, तो वहां पर जनसंख्या हमें ज्यादा मिलती है। आप इस बात का बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब जितने भी हमारे यहाँ नगर हैं, यहाँ पर आप जनसंख्या देख सकते हैं काफी सर्वाधिक पाई जाती है। उसी प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण, ये औद्योगिकीकरण जो है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि जहाँ उद्योग धंधे ज्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ रोजी रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होते हैं। लोग अपने रोजी रोजगार, जीवन निर्वहन के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पलायन करते हैं। इस कारण से जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। उद्योग होने के कारण वहाँ पर और भी कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। उन आर्थिक गतिविधियों से लाभ उठाने के लिए लोग औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, जिस कारण औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो ज्यादा हमें दिखाई देता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा जो फैक्टर है, कारक है, वो है सामाजिक और सांस्कृतिक। जीवन में सिर्फ आर्थिक चीजें ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं आपका समाज और आपकी संस्कृति भी आपके किसी क्षेत्र में रहने को प्रभावित करती है। अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक कारक में देखें तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति को देखें, हम उन क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां हमारे स्वधर्म के लोग, यानी खुद के धर्म के जो लोग हैं, या उस प्रकार की जो धार्मिक प्रथाएं, मान्यताएं जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं वहां हम रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार जो सांस्कृतिक स्थिति होती है, हम प्रत्येक क्षेत्रों की अपनी एक संस्कृति होती है और जो व्यक्ति जिस संस्कृति से बिलोंग करता है, जिस संस्कृति से आता है, वह उस संस्कृति में ही स्वयं को ज्यादा सुरक्षित एवं ज्यादा इजी महसूस कर पाता है। इस कारण जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति होती है ये कहीं ना कहीं लोगों के रहने की जो एक्टिविटी है, उनके आवास की जो एक्टिविटी है, उसको प्रभावित करती है। उसी प्रकार अगर हम सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को देखें तो प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना पसंद करता है। और समाज एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें समाज के भीतर भी कई प्रकार के आपको अपने अपने लोग समाज बनाते हैं। तो जहाँ पर लोगों की अपनी सामाजिक दशाएं अनुकूल होती हैं, समाज उनके अनुकूल होता है, उन जगहों पर वह रहना ज्यादा पसंद करते हैं। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो राजनीति भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकती है। किन्हीं क्षेत्रों में, जैसे अभी आपको कई मामले सुनने को मिलते होंगे, नस्ल के आधार पे, इन धर्म के आधार पर कई प्रकार के मतभेद दिखाई देते हैं। अगर किसी देश की जो सरकार है वह इस प्रकार के वाद विवाद में स्वयं को उलझा लेती है एवं अगर वह किसी एक पक्ष का हितैषी बन जाती है तो दूसरा जो पक्ष होता है उस राजनीतिक अशांति के कारण उस क्षेत्र को छोड़ देता है। अगर आपको 10th क्लास में श्रीलंका पॉलिटिकल साइंस के श्रीलंका वाला टॉपिक याद होगा, तो श्रीलंका में कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जो तमिल थे उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। तो राजनीतिक अशांति या सामाजिक अशांति कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण 3 कारक थे और इनसे संबंध में कुछ और आपको ये जो फैक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप जनसंख्या के घनत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उस पर आप अमल जरूर करें। दुनिया में सबसे पहले
कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाई जाती है, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। उसी प्रकार से जो आपको अलग अलग महादेश हैं, किस महादेश में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, किस महादेश में कौन सा देश सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है, इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार आप मैप का जरूर अध्ययन करें और किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम या किन क्षेत्रों में ज्यादा है, इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।